अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में मैं कनाडा में जब हमें 5 महीने होने आ रहे हैं आपको रिव्यू दूंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी और क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी, ताकि आप जो मेरे बाद कनाडा आना चाह रहे हैं, या तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या परमानेंट रेजिडेंस लेकर आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि कनाडा में हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव्स से या हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से जो इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट में होता है, क्या चीज़ें प्रोज़ हैं और क्या कॉन्स हैं। और ये मैं बिल्कुल अपनी आप बीती के हिसाब से सच्ची सच्ची और खरी खरी बिना किसी लेपा-पोती के बातें करूँगा, क्योंकि कनाडा अगर किसी को पसंद आए, मेरा कुछ पड़ता निकलता नहीं है। अगर किसी को ना पसंद आए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक इनफ़रादी फ़ैसला है। मैं आपको अपने नज़रिए से समझाऊँगा। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप देकर मेरी हौसला अफजाई कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, कनाडा के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ साफ़ सुथरी आबो हवा और बहुत मज़बूत और मुस्तहकम कानूनी निज़ाम है, जिसकी वजह से 2 नंबरियाँ आम तौर पर देखने में नहीं आती और हर बंदा सुकून से ज़िंदगी गुजार सकता है। यहाँ पानी, बिजली, गैस की फरावानी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ अगर कोई कम से कम रुपए भी कमा रहा है, उसको भी आला से आला म्यारी ज़िंदगी मिलता है। मुझे ही ले लीजिए, मैं अपनी फैमिली के साथ साल 2023 फरवरी के मिड में पाकिस्तान से कनाडा पीआर वीज़ा पर आया। देखा जाए तो हम लोग एक 1 बेड की बेसमेंट में रह रहे हैं, लेकिन इस बेसमेंट में गर्मियों में भी मैं गर्मा गर्म पानी से नहाता हूँ। यहाँ पानी की फरावानी है, बिजली की फरावानी है, गैस की फरावानी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, किराया तो देना होता है और किराए काफ़ी बढ़ भी रहे हैं, जिसके बारे में अब मैं आगे जाकर आपसे बात करूँगा, क्योंकि आपको एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देना है कि जब आप यहाँ आएंगे तो कौन सी चीज़ों के साथ आपका सामना होने वाला है। लेकिन बहरहाल मेरी जो बेसमेंट है वो है 1800 कैनेडियन डॉलर्स की और इसमें ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं। देखा जाए तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अब वर्क फ्रॉम होम करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस किराए में इंटरनेट ही शामिल ना होता तो खाली इंटरनेट ही अरेंज करने के लिए मुझे कम से कम माहाना 50 से $60 एडिशनल देना पड़ सकता था। तो इंटरनेट भी इसी किराए में इंक्लूडेड है। लेकिन याद रखिए कि किराए धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे कनाडा में उन टॉप के सिटीज़ में जो लोगों की या सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहते हैं, जैसे वैंकूवर, टोरंटो और कैलगरी। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं एक बार, चाहे आपने कनाडा में अपनी ज़िंदगी का सफ़र टोरंटो या वैंकूवर, मिसिसागा या ब्रैम्पटन से भी किया। एक बार आपको रिमोट जॉब मिल जाए, जैसे कि मुझे मिल गई, उसके बाद आप एडमिंटन चले जाएं, आप रेड डियर चले जाएं। ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत से ऐसे शहर आपको मिल जाएंगे जहां आपको मुनासिब किराए में अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी। मैं तो एक 1 बेड बेसमेंट के 1800 दे रहा हूँ, ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड। हो सकता है इतने में आपको 2 बेड अपार्टमेंट मिल जाए विद ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड। ढूंढने की बात है, देखने की बात है। लेकिन यहाँ प्राइस में बहुत वेरिएशन है।
इलाके के हिसाब से जगह जगह की बात है। अगर आप टोरंटो, मिसिसागा वगैरह में बात करें तो कॉन्डोज बहुत महंगे होते हैं। घर इतने महंगे होते हैं कि लोगों के लिए उनकी 5 या 20% डाउन पेमेंट अरेंज करना भी मसला होता है। लेकिन दूसरी तरफ अल्बर्टा में, एडमिंटन में ऐसे कॉन्डोज हैं जो $1 लाख से लेकर $2 लाख तक भी आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आपके पास पहले से इतनी डाउन पेमेंट हो या इतने फंड्स हों कि आप एक ही बार में अपना कॉन्डो खरीद लें और आपको किसी मॉर्गेज के सिस्टम में पड़ना ही ना पड़े। मज़े से आए, अपनी रिमोट जॉब ढूंढें और एडमिंटन शिफ्ट हो जाए, अल्बर्टा शिफ्ट हो जाए। आप बहुत सस्ते में वहाँ रह सकते हैं। हाँ, ग्रोसरीज थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन अदर देन दैट टैक्सेस बहुत कम हैं और रहने के लिए जगह भी काफ़ी सस्ते किरायों पर मिल जाती हैं। यानी इतना फ़र्क है कि हमारी फैमिली को, जिसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ है और हमारी 2 छोटी बेटियाँ हैं, तो हमारा गाड़ी के बगैर माहाना खर्चा लगभग $5,000 है। अगर हम वही एडमिंटन में रह रहे होते तो मुमकिन था कि हमारा ये माहाना खर्चा महज $3,000 होता। तो ये आकर आपके जॉब सर्च स्किल्स पर भी डिपेंड करता है कि आप अच्छी जॉब ढूंढ पाते हैं, रिमोट जॉब ढूंढ पाते हैं या नहीं। खैर, अच्छी जॉब सिर्फ रिमोट जॉब्स नहीं होती, लेकिन रिमोट जॉब क्योंकि मैं कर रहा हूं तो मुझे पता है कि वो करने में कितनी सहूलत रहती है कि कम्यूटिंग के सारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको रिमोट जॉब मिलती है और उसमें आपको $25 पर आवर की कॉम्पनसेशन मिल रही है, दैट इज़ एज गुड एज फाइंडिंग एन आउटडोर जॉब जहाँ पर आपको साइट पर जाना हो और वो आपको $30 पर आवर पे कर रहे हों, क्योंकि उसमें आपको डेली आना है, जाना है, आपके फ्यूलिंग के एक्सपेंसेस हैं, आपको अपने जॉब की वजह से गाड़ी तो लाजमी लेनी ही होगी और क्योंकि आपके कनाडा में शुरू में कोई ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं होगी, आपकी इंश्योरेंस भी ज़्यादा बनेगी। ख़ास तौर पे अगर आपके पास जी लाइसेंस नहीं है, मेरी तरह सिर्फ अभी आपके पास G2 लाइसेंस है, तो आपकी इंश्योरेंस भी ज़्यादा बनेगी। गाड़ियाँ तो वैसे ही महंगी हैं, हो सकता है कि आपको सिर्फ जॉब करने के लिए गाड़ी लेनी पड़े, उसके बगैर आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ बस से भी सारी कम्यूटिंग पॉसिबल हो, जैसे हमारी फैमिली के लिए भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। तो कनाडा में आप कितने खुश रहते हैं, इसका एक बहुत ही ज़्यादा हद तक इन्हिसार इस चीज़ पर भी है कि कनाडा में आते हैं तो आप बसते कहाँ हैं, आपके इर्द गिर्द लोग कौन सी कम्युनिटी के हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पर लॉनलीनेस फील होती है क्योंकि उनको अपने सर्कल के लोग यहाँ पर नहीं मिलते। लेकिन मैं देखता हूँ अभी ख़ास तौर पे समर में शाम को पार्क्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। सिख कम्युनिटी के लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, पंजाबीज़ इकट्ठे बैठे होते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, गोरे, सबकी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जाहिर है कि क्योंकि कल्चरल सिमिलैरिटी होती है तो बहुत दिल लगता है। खाना खाया, बाहर निकले, 2 गप्पे मारी, अपनी हाल बताया, किसी का हाल पूछा, तो मन लग जाता है, दिल बहल जाता है, वक्त गुजर जाता है और अकेलेपन का ज़्यादा एहसास नहीं होता। हमारी पूछिए तो हमें बहुत सी मुश्किलात में से यहाँ से गुज़रना पड़ा और मुझसे भी बढ़कर हिना को गुज़रना पड़ा। यही वजह है कि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि बिलाल भाई, हिना भाभी कंटेंट क्यों क्रिएट कर नहीं रही, जबकि शुरू में कनाडा जब आई थी तो उन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी। उसकी एक मेन वजह ये है कि समझ लें कि हिना बेचारी को तो सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा ऐसा लाइफस्टाइल था कि हमने मेड भी रखी हुई थी और हम बहुत आउटगोइंग और सोशल किस्म के लोग थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इर्द गिर्द लोग हैं भी, लेकिन जान पहचान होते होते भी एक तो वक्त लगता है और फिर वक्त वक्त की बात होती है। फ़िलहाल हम यहाँ आए हैं और ज़्यादा लोगों को नहीं जानते, तो एक बहुत लॉनलीनेस है जो महसूस होती है। मुझे तो इतनी नहीं, क्योंकि मैं तो काम में ज़्यादा अपने मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन क्योंकि हिना को कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों से डील करना पड़ता है,
शी ऑफ्टन सेज कि मुझे तो फिर हफ्ते में 2 दिन की ब्रेक मिल जाती है, संडे एंड मंडे और सैटरडे एंड संडे, लेकिन हिना को 2 दिन की भी ब्रेक नहीं मिलती क्योंकि देयर इज़ नो वे आउट। बच्चों की लॉन्ड्री करनी है, खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, अपना ख्याल रखना है, शोहर का ख्याल रखना है। हर चीज़ में इतना इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है कि ऊपर से फिर कोई बात करने वाला ना हो, तो काफ़ी लोनलीनेस महसूस होती है। इस चीज़ को बड़ा सोच कर आइएगा अगर आप खाली एज अ कपल आ रहे हैं या आपके छोटे बच्चे हैं जो फुल टाइम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आपके पास पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए कोई ख़ास काम का तजर्बा नहीं था, उसके बावजूद आप कनाडा में अच्छी से अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। ये खामख्याली मुझ में भी थी। मैं समझता था कि मुझ नाचीज़ का पाकिस्तानी एक्सपीरियंस या मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस उधर कनाडा में कौन मानेगा? कहाँ ही जॉब मिलेगी मुझे इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर? वहाँ पर तो मुझे पता नहीं क्या ही जॉब करनी पड़े। और मैंने ये देख और सुन रखा था बहुत से व्लॉग्स में, बहुत से थ्रेड्स में, बहुत से ब्लॉग्स में कि कनाडा में आउटसाइड कनाडा हासिल किया हुआ एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। इस मिथ को आज मैं बस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ आकर अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, हायरिंग मैनेजर्स ने या रिक्रूटिंग टीम ने बेहद दिलचस्पी जाहिर की है उस काम में जो अब से पहले मैंने किया, चाहे पाकिस्तान में किया, चाहे यूएई में किया। अगर उनको उससे कोई सरोकार ना हो या वो उसको घास ना डालते हो तो उस काम की डिटेल मुझसे मत पूछें। लेकिन वो पूछते हैं कि ये आपने अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में आप ये बिज़नेस करते थे या ये आपकी ऑनलाइन सोर्सेज थे, तो वो क्या थे? वो कुरेदते हैं। वो जानना चाहते हैं कि जिस पोजीशन के लिए वो मुझे कंसिडर कर रहे हैं उससे रेलिवेंट कोई एक्सपीरियंस या एक्सपोजर मेरा रहा है पहले या नहीं, एंड दैट डज मेक अ डिफरेंस टू देम। लाइकवाइज वो एक्सपीरियंस जो मैंने मिडिल ईस्ट में हासिल किया उसको तो बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट करवाई जाती है, बहुत ही तवज्जो का मरकज़ रहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में काम करने के वही म्यार हैं जो यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस में हैं। इस वजह से ये कभी मत सोचिएगा कि अगर आपने बाहर से एक्सपीरियंस हासिल किया है तो आपको यहाँ पर कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। ये एक झूठ है। और आपको मैं ये भी बताऊं, बिलफर्ज अगर आपने कभी कोई जॉब नहीं की, आपने कभी कोई काम नहीं किया, आप एक हाउस वाइफ रही हैं या समहाउ आपको कोई नौकरी नहीं मिली, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। यहाँ आए, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करें और वो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक की जॉब्स बता देंगे। हाँ, कंपटीशन है, मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जॉब सर्च स्किल्स आनी चाहिए। आपका रेज्यूमे उस फॉर्मेट पर होना चाहिए दैट मेक्स सेंस टू देम और जो उनसे कम्युनिकेट कर सके कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। मतलब अगर आप हुनर से भरे हुए हैं लेकिन आप गोरों को उनकी ज़बान में नहीं समझा सकते या उनको जो फॉर्मेट या स्टाइल पसंद है उसमें नहीं समझा सकते या कन्वे कर सकते, तो आपकी बात उनको समझ नहीं आएगी। और अगर आपको मुझसे रेज्यूमे, कवर लेटर या जॉब सर्च की गाइडेंस चाहिए या मेरे तजर्बे से सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। व्हाट्सएप पर जाकर कैटलॉग में मेरी जितनी किस्म की सर्विसेज हैं सबके बारे में आप जान सकते हैं। तो अगर आपने पहले कोई काम नहीं किया हुआ, जैसे हिना ने कोई ख़ास पहले काम नहीं किया सिवाय कुछ अरसे जो हिना ने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया, तो हिना को यहाँ बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इनफैक्ट एक तो मिल भी रही थी जिसके बारे में हमने एक व्लॉग भी बनाया था, लेकिन हमने खुद ये सोचा कि अगर हिना काम करे और उसके बाद जीनिया को डे केयर में डालना पड़े और मैं भी काम करूं, हिना भी काम करे, तो हमारे घर का सुकून ऑलमोस्ट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होकर रह जाएगा। तो हमने बेहतरी इसमें समझी कि थोड़े कम में गुजारा कर लें लेकिन मज़ा करें। घर में सुकून होना चाहिए, ये इंसान की अव्वलीन प्रायोरिटी होनी चाहिए।
पैसे के पीछे ज़्यादा मत भागें। पैसा कमा कर भी आपको आप ही का कमाया हुआ पैसा नसीब हो जाए, बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाना एक बात है, पैसे का आपको नसीब होना एक दूसरी बात है। मुक़द्दर से ही होता है। इसलिए वक़्त से पहले और नसीब से बढ़कर आप कुछ भी हासिल नहीं कर लेंगे। इसलिए पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा कभी भी मत भागें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इस मुल्क में ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि एक बार अगर आपने उनसे इस्तिफ़ादा कर लिया तो आपकी काया पलट सकती है और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। क्योंकि मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स एक मोटिवेशन की थ्योरी है, उसमें स्टेजेस हैं। अगर एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जैसे हवा, पानी वग़ैरह ही पूरा नहीं होगा, उसको अपनी जान के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी, तो वो कभी भी अपने अंदर की छुपी सलाहियतों को कुरेदने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जान इतनी फ़ारिग ही नहीं होगी कि वो सोचे कि मुझ में क्या-क्या सलाहियतें हैं, उनको मैं फाइंड आउट करूँ, उनको उजागर करूँ और उनके मुताबिक ज़िंदगी में कुछ अचीव करूँ। उसको कहते हैं स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। यानी आप अपने अंदर के छुपे हुए गुर, जो हुनर अल्लाह ने आप में रखे हैं, उनका मस्बत इस्तेमाल करते हुए माशरे में कोई मस्बत तब्दीली लेकर आएँ। कनाडा में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अनलाइक हमारे वो ममालिक जहाँ से हम आते हैं, जहाँ लोगों को दिन-रात बिजली, पानी, गैस ही के मसले पड़े हुए हैं, लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी है, लोगों को बहुत से मामलात में इवन अपनी जान की भी इनसिक्योरिटी है। जब यहाँ आते हैं उनको हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है, तो दे फील देमसेल्व्स इन अ बेटर पोज़ीशन टू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देमसेल्व्स, फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। यही वजह है कि मैं भी एक ख़ास डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, जिसके बारे में आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि मैं यहाँ पर अब क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन 100 बातों की एक बात, अगर आप अपने आप को वक्त के पहिए पर घूमता छोड़ देंगे तो आपको घुमाता चला जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। यानी आप पाकिस्तान, इंडिया से कनाडा आ गए और बस यू आर जस्ट फ्लोइंग विद द स्ट्रीम। आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है, आप करना चाहते क्या हैं। अगर आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, या आपका कोई विजन या कोई प्लान नहीं है, प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, तो आपको वक्त और पानी की तरह से बहा ले जाएगा और आप अपने आप को ही संभाल नहीं पाएंगे और आप बस कंफ्यूज्ड रहेंगे। आप कहेंगे मैंने क्या कर दिया, अच्छी भली मेरी ठहरी हुई ज़िंदगी होती थी, मैं किधर बहने लग पड़ा हूँ। लेकिन अगर आप आकर एक प्लान के साथ चलेंगे, एक साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, एक स्ट्रक्चरल वे में अपने आप को लेकर चलेंगे, अपने एक्सपेंसेस, अपने लाइफस्टाइल और प्रोफेशनल ग्रोथ के हिसाब से, तो आप अपने आप को आते साथ तो नहीं, लेकिन 2 से 3 साल और ख़ास तौर पे 5 साल डाउन द लाइन एक बहुत बेहतर मुकाम पर पाएंगे। क्योंकि यहाँ आकर अगर आप एक डिप्लोमा भी कर लेते हैं, कोई 1 साल की कोर्स कर लेते हैं, कोई लाइसेंस ले लेते हैं, तो उसकी बुनियाद पर आपको ना सिर्फ कनाडा से क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं, बल्कि दुनिया भर से क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं। और ख़ास तौर पे एक ऐसे बंदे के लिए जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, जिसको इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के, एक दुनिया जानती है। अगर मैं कुछ करूँगा तो वो आप लोगों को साफ नज़र आएगा, और जब मैं वो अचीव कर लूँगा, फिर उसकी वजह से मैं आपको क्या सर्विसेज दे सकता हूँ, यू विल हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन मी इंशाल्लाह। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंसान अगर सब्र रख सकता हो, उसमें इस्तकामत हो, उसमें कुछ कर गुजरने का जोश और वलवला हो, तो बहुत ज़्यादा फंड्स ना भी हों जब वो कनाडा आए, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ चले तो कुछ सालों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। अनलाइक उन कंट्रीज़ के जहाँ से हम आते हैं, कि जहाँ आपके बाहर के ममालिक से कमाया हुआ पैसा भी अगर आप लगाते हैं
तो आपको नहीं पता होता कि आपको उसका कोई रिटर्न मिलेगा या नहीं। अनफॉर्चुनेटली दुखता है दिल, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे ममालिक, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की करेंसी डूब रही है। मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी फैमिली के साथ कनाडा आ गया हूँ, लेकिन मुझे फ़ील होता है उन लोगों के लिए जो मुझसे भी ज़्यादा काबिल हैं, जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन समहाउ उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी ज़िंदगी में जो मेरे मुक़द्दर में लिखी थी। और मैं बाकी ममालिक के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं पाकिस्तानियों के बारे में जानता हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं और अपने आप को कहीं पर भी मनवा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, अगर आपके रास्ते में ये अपॉर्चुनिटी आती है जैसे हमारे ज़िंदगी में आई है, मुश्किलात हैं, लेकिन ये एक लेने वाला कदम है, क्योंकि ये आज की इन्वेस्टमेंट है जो आपको कल फ़ायदा देगी। जाना चाहें तो अपने मुल्क में वापस तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन कनाडा की पीआर हर रोज़ ऑफ़र नहीं होनी थी। अब हमें मिल गई है माशाल्लाह, अब हम जाना चाहें तो वापस जा सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हम वापस चले गए तो दोबारा आना पहली बार के आने से भी ज़्यादा महंगा होगा। पहली बार के आने में हमारा तकरीबन 60 लाख रुपया लगा है। अगर अब हम पीआर कार्ड्स लेकर पाकिस्तान वापस चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि 2 या 3 साल के बाद यहाँ आएंगे, तो एक तो हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। जिन मराहिल और मुश्किलात में से हम अभी गुज़र रहे हैं उस वक्त दोबारा से गुज़रना होगा। और अभी अगर हम 60 लाख लाकर अपना गुजारा कर पाए तो उस वक्त हमें हो सकता है करोड़ भी पूरे ना पड़े। इसलिए बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार आप यहाँ आएँ, मैं समझता हूँ कि जिसको भी पीआर कार्ड्स ऑफ़र हो रहे हों, यहाँ आएँ, अपनी पीआर लें और हो सके तो सिटीज़नशिप मिल जाने तक कम से कम यहाँ पर रुकें, सिटीज़नशिप ले लें, उसके बाद अपने लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी ज़िंदगी पिछले 5 साल में हर गुज़रते साल के साथ जितने उतार चढ़ाव लेती रही है, खैर उतार तो ज़्यादा नहीं लिए, माशाल्लाह चढ़ाव ही लिए हैं, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आज से 3 साल बाद, यानी वो वक्त जब हमारे पास सिटीज़नशिप आ जाएगी, तो हमारे क्या हालात होंगे कि मैं अभी से सोचूं कि उस वक्त फिर हम वहाँ मूव कर जाएंगे या यहाँ नहीं रहना, या क्या होगा क्या नहीं, वो उस वक्त देखेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अभी आज के इन हालातों वाक़यात के पेश नज़र हम अपना 100% दें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। बाकी इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है, मेहनत करना है। उसको उसकी मेहनत का अजर इस दुनिया में मिलता है या आखिरत में मिलता है, या इस दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है, ये रब का फ़ैसला है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक रोज़ हम सब लोगों ने मर जाना है, इसलिए पैसे के पीछे ज़्यादा ना पड़ें। अगर आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, आपके पास मस्बत सोच है और हुस्न इखलाक है, ऊपर से रब की मेहरबानी से आपकी तकदीर भी अच्छी है, तो आपको इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें और कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह आपको फल ज़रूर मिलेगा। वीडियो के एंड में ये कहना चाहूँगा कि क्या अब जब कि हमें कनाडा में आए हुए 5 महीने गुजरने को आ रहे हैं, मैं क्या समझता हूँ कि कनाडा आना सही था या गलत, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा फ़ैसला बिल्कुल 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 सही था। और आप क्या समझते हैं कि ये फ़ैसला सही था या गलत, वो आप
बताएं और अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स सेक्शन में। वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। वो तमाम लोग जो कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं या इस प्रोसेस में आने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब बहुत से वीज़ाज़ खुल रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी। आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।